अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर चारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। प्याज की उन्नत खेती पर तकनीकी जानकारी, पालक की भरपूर उपज देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक, आम के पुराने बागों से भरपूर फलत लेने के लिए जीर्णोद्धार पर तकनीकी जानकारी, मसाला फसलों में प्याज का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जाती है। तो जो भी किसान भाई रबी मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी खेती इस समय कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको प्याज की खेती से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए आप कौन कौन से उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी रोपाई किस तरीके से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की डॉक्टर राकेश शर्मा। जनरली जो लोग रबी में अभी प्याज लगाना चाह रहे हैं, रबी सीजन की, उसका नर्सरी प्रबंधन का टाइम है, नर्सरी लगाने का समय है, तो उसको कैसे नर्सरी प्रबंधन करें। प्याज के लिए जनरली रबी सीजन में ज़्यादातर सभी वैरायटियां लगा सकते हैं अपन, जिसमें एग्रीफाउंड लाइट रेड, NHRDF रेड 1 या फिर भीमा सुपर, इस तरह की बहुत सारी वैरायटियां उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर की कुछ वैरायटियां हैं, वो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटियां आ रही हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी प्रबंधन, जहां भी नर्सरी बनानी है अपने को, तो थोड़ा सा सावधानी रखें कि वो जमीन थोड़ी सी अच्छी हो, उपजाऊ हो, पानी के स्रोत के नज़दीक हो और अच्छी तरह से तैयार की हुई हो। सबसे पहले उसके जमीन में जो कंकर पत्थर हैं या इस तरह के मोटे ढेले हैं उनको अलग कर दें। उसके बाद में मिट्टी का उपचार करें। मिट्टी उपचार हेतु सबसे अच्छा है कि अपन उसको गीला करके उस पर पॉलीथीन की एक शीट बिछा दें और 4-5 दिन तक उसको ढक के रखें उस पॉलीथीन शीट से। उसके पॉलीथीन के किनारे जो है दबा दें मिट्टी में। इस तरह से जो है उसमें भाप बनेगी और भाप से जो है आपका स्टेलाइजेशन हो जाता है, उसमें जीवाणु विहीन हो जाते हैं। इस तरह से उसके बाद में 4-5 दिन बाद में उस पॉलीथीन शीट को हटा लेते हैं और उस पॉलीथीन शीट को हटाने के बाद में 1-2 दिन उसको खुला रखने के बाद में उसकी गुड़ाई कर लेते हैं मिट्टी की। अच्छी तरह गुड़ाई करने से वो जो गैस है, फॉर्मेलिन गैस है, पूरी निकल जाती है उसमें। उसके बाद में उसकी क्यारियाँ बना सकते हैं। क्यारियाँ दोनों तरह की बनाई जा सकती हैं, या तो अपन प्लेन क्यारी बना लें, साधारण क्यारी बना के उसमें भी बुआई कर सकते हैं, या फिर उठी हुई क्यारी बनाएं 1 मीटर चौड़ी, आवश्यकता अनुसार लंबाई की और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना के उस पर जो है बुआई करें। क्यारी बनाने से पहले अगर मिट्टी में जीवांश खाद की मात्रा नहीं है तो 15 किलो 10 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जीवाणु खाद में उसमें मिला लें, वर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट। तो इस तरह से जो है उसमें थोड़ा सा भुरभुरापन आ जाएगा, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में उसमें जो है प्याज को बीज को उपचार करके फिर उसमें बुआई करें। जनरली जो अच्छी कंपनीज के या फिर पैकेट्स में आते हैं वो प्याज उपचारित बीज आता है, लेकिन अगर उपचारित बीज नहीं है, खुला बीज है, तो उसको अपने को उपचारित कर लेना है। उसके लिए कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से फफूंदनाशक पाउडर उसमें बीज में मिला के अच्छे से मिला के और फिर उसकी बुआई करें। बुआई करते समय सावधान रखें, उसको छिटक के बुआई नहीं करें, उसको जनरली लाइन में सोइंग करें।
5 सेंटीमीटर की दूरी पे उसके क्यारी के आड़ी दिशा में उसमें लाइनें बना लें और फिर उसमें बीज को पूरी लाइन में डालें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस तरह से जो प्याज का अपन रोपा लगाएंगे, प्याज की पौध लगाएंगे तो स्वस्थ पौध तैयार होगी और एक समान उसमें बढ़वार होगी। और इसके बाद में प्याज की बुआई के बाद में उसके मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण बना के उसमें हल्का सा भुरक देते हैं। तो उस तरह से उसमें जो है उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाती है, बीज के ऊपर हल्की सी परत आ जाती है। उसके बाद में उसमें सूखी घास या फिर पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद में 2-3 दिन बाद में उसमें देखते रहते हैं उघाड़ के कि जैसे उसमें अंकुरण शुरू होता है उसको पॉलीथीन शीट को या फिर घास को हटा देते हैं, नहीं तो पौध कमजोर रह जाएगी, ज़्यादा लंबी बढ़ जाएगी। तो उसको हटा के और फिर उसको सिंचाई जो है रोज उसकी करते रहते हैं, सुबह शाम देखते रहते हैं, उसमें हल्की सिंचाई करते रहते हैं झारे से, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। अगर कहीं कोई वीड्स निकल रहे हैं तो उनको खरपतवार को निकाल देते हैं। और अगर कहीं कीट या व्याधि का प्रकोप है, जनरली कई बार ज़्यादा पानी देने से या फिर मिट्टी का उपचार नहीं कर पाने से या बीजोपचार नहीं कर पाने से कई बार उसमें डैम्पिंग ऑफ या पदगलन रोग आ जाता है, कुछ पौध मरने लग जाती है। तो उसके लिए उसमें क्यारी में ड्रेंचिंग करते हैं। इसमें जो है उसके लिए कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब घोल को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और उससे क्यारी को गीला कर देते हैं, जिससे कि उस बीमारी की संभावना कम हो जाती है। इस तरह से अगर अपन पौध लगा रहे हैं तो करीबन 6 सप्ताह या 7 सप्ताह में जो है पौध रोपने लायक हो जाती है। पौध रोपने से पहले जो है खेत की थोड़े से अच्छी तैयारी कर लें। जहाँ अपने को प्याज लगानी है, जुताई इसमें मिट्टी पलटने वाले हल से या रोटावेटर से कर लें, 3-4 जुताई देसी कल्टीवेटर से कर लें और लास्ट में पाटा भी उसमें चलाएं तो इसमें ढेले वगैरह सब नष्ट हो जाएं। इससे पहले उसमें गोबर की खाद का भी उपयोग कर लें। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद या दूसरा कोई कंपोस्ट है तो उसको अपने मिट्टी में मिला लें अच्छे से। और जो अपने को फर्टिलाइजर देना है, फास्फोरस और पोटास, उसकी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा अपने को ट्रांसप्लांटिंग से पहले ही खेत में मिलानी होती है। तो उसके लिए जो है 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास के हिसाब से फर्टिलाइजर की मात्रा निकाल के और उसमें मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से मिला के खेत को तैयार करके इसके बाद में उसकी क्यारियाँ तैयार कर लेते हैं। जिस भी अपने को सिंचाई विधि से अपने को सिंचाई करनी है। इसके बाद में जहाँ से अपने को नर्सरी से पौध लेनी है, उन पौध को थोड़ा सा हार्डनिंग कर लेते हैं, कठोर बना लेते हैं। तो उसके लिए 4-5 दिन तक उसको पानी देना बंद कर देते हैं। और जिस दिन पानी देना होता है जिस दिन उनको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उस दिन उनको पानी देके और उनको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ते समय थोड़ी सावधानी रखें कि टूटे नहीं या फिर उनकी जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और उसके बाद में उनको एक बार फिर फफूंदनाशक पाउडर के घोल में पौध को उपचारित कर लेते हैं। उसके लिए मैंकोजेब पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और उस पानी के घोल में 15 मिनट तक उन पौध को डुबो के रख लेते हैं और उसके बाद में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। संभव हो तो दोपहर बाद में समय का उपयोग करें ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और नहीं तो पूरे दिन भी कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग के दिन ही अगर अपन सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से अगर पौध लगा के अच्छे से उसको खेत में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लगाने के लिए भी जो है प्लांट से लाइन की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ज़्यादा दूरी पे लगाएंगे तो अपने उत्पादन नेचुरल कम मिलेगा, और अगर ज़्यादा घना लगा दिया तो बल्ब साइज कम मिल सकती है, बल्ब की अच्छी साइज नहीं मिल पाएगी और बीच में जो है वीडिंग और खरपतवार निकालने में भी समस्या आ सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और भी कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हरे पत्तेदार सब्जियों में बात की जाए पालक की, तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इस समय पालक की बुआई कर सकते हैं। किंतु पालक की अधिक उपज के लिए जरूरी है कि इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके सही ढंग से बुआई करें, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार यादव।
किसान भाइयों, आज मैं आपको पालक की खेती के विषय में बताने जा रहा हूं। आप पालक की खेती कैसे करें और किस ढंग से करें। सबसे पहले आप उस मिट्टी का चुनाव करिए जिसका pH 6 और 7 के बीच में हो, और मिट्टी का चुनाव करते वक्त ध्यान रहे कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो। उसके आप बुआई से पहले आप 3-4 जुताई करें। 3-4 जुताई करते समय लास्ट जुताई के साथ आप जो है उसमें कम से कम 15 से 20 ट्राली गोबर की खाद यदि उस पूरे फील्ड में डालते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है। और बुआई के समय आप 100 kg DAP प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डालें। किसान भाइयों, बात आती है आपके बीज के चुनाव के। आप बीज का चुनाव इतने अच्छे संस्थान से करें जो कि आपको एक बेहतर उत्पादन मिल सके। जो भी आपके संस्थान हैं, जैसे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से बीज मिलते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर की बढ़िया एजेंसियाँ हैं, वहाँ से मिल सकता है। आपके लिए बेहतर उत्पादन हो सकता है। किसान भाइयों, आप वैरायटी पर ध्यान दीजिए, प्रजातियाँ पर। आप किस प्रजाति का चुनाव करते हैं या पालक के क्षेत्र की कौन कौन सी प्रजातियाँ बेहतर हैं, तो आप इतना ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो प्रजातियाँ विकसित की गई उन्नत किस्में हैं, उसमें पालक आला ग्रीन एक, दूसरी प्रजाति आपकी है पालक पूसा ज्योति, और तीसरी प्रजाति आपके पालक पूसा हरित। ये आपकी एक उन्नतशील प्रजातियां हैं जो आपके खेत के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। पालक की छिटकवा विधि से बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम और कतार में बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बीजों को कार्बनडाइजम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। इसके बाद पालक की वैज्ञानिक विधि से बुआई कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब पालक की बुआई आप 2 विधि से कर सकते हैं साथियों। एक तो पूरे खेत में छिटकवा विधि से कर देते हैं, दूसरा मेड़ बनाकर करते हैं। जो विधि मेड़ बना के बुआई की जाती है, इसमें निकाई, गुड़ाई और सिंचाई में बड़ी आसानी रहती है। आप ध्यान दीजिए कि बुआई के लगभग 30 से 40 दिन बाद कटाई योग्य फसल हो जाती है। तो पहली कटाई के बाद आप जो है इसमें 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपको एक अच्छी पैदावार मिलती रहती है। इस प्रकार से आप 8-10 कटाई करते हैं पूरे पालक की। अब इसमें आप सिंचाई के ध्यान दीजिए। आप पहली सिंचाई जो है 8 से 10 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये बुआई जायद की करते हैं, गर्मियों में करते हैं, तो इसको आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर ही करनी पड़ेगी। यदि ये बुआई आप जो है सितंबर से लेकर के नवंबर तक किए हैं, तो इसमें आपको 8 से 10 दिन या 12 दिन तक आप इसका अंतराल रख सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों ध्यान रहिए कि आप जब इसको कूड़ों में बुआई करते हैं, मेड़ियों में बुआई करते हैं, तो उसमें एक अच्छा उत्पादन आने की संभावना रहती है। इस प्रकार से आप जो है मेरी बताई हुई विधियों पर आप खेती करते हैं पालक की, तो आपको एक बेहतर उत्पादन, लगभग जैसे आप इसकी यील्ड जो है आपको 45 से 50 टन के बीच में इसकी यील्ड मिलती है। इस प्रकार से किसान भाइयों मेरी बताई हुई विधियों पर यदि पालक की खेती करते हैं, तो आप जो है बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फलों का राजा आम के बाग हमारे प्रदेश में बहुतायत रूप से देखे जाते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों के पास में आम के पुराने बाग हैं और उसमें बोर एवं फलन नहीं हो रहा, वे बागवान भाई अपने पुराने बागों का जीर्णोद्धार करके उन पौधों से पुनः अधिक आम के फलों की पैदावार ले सकते हैं। तो आप पुराने बागों का जीर्णोद्धार कैसे करें, इस बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ए सिंह।
आज हम आप सभी को आम के बागों में जीर्णोद्धार कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जीर्णोद्धार है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम का बगीचा जब पुराना हो जाता है, 40 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसमें फल कम लगते हैं, उनकी शाखाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं, उसमें बीमारियों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है और जो वो आम का पेड़ होता है 40 साल के ऊपर की उम्र का, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है और वो घाटे का सौदा हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर एक टेक्निक निकाली गई है वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि जिसको हम कहते हैं जीर्णोद्धार। आम में जीर्णोद्धार, उसको इंग्लिश में कहते हैं रेजुवेनेशन। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कि किस तरह से आम के बगीचों का, आम के पेड़ों का हम जीर्णोद्धार कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं कि एक आम का पेड़ जो है सामने दिख रहा है, जो कटा हुआ है, और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। इस बगीचे की तरफ अगर आप थोड़ा झांक के देखें तो आपको ये दिखेगा कि इसमें प्रकाश जो है बहुत कम जा रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि पौधे की अच्छी विकास के लिए प्रकाश का होना बगीचे में बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम जीर्णोद्धार की बात करते हैं कि 40 साल से पुराना अगर आप आम का पेड़ है तो उसको किस तरह से आप उसकी कटाई छटाई करेंगे ताकि फिर से ये नया पौधा बन जाए, नौजवान हो जाए और फिर उसमें आपका फल उत्पादन अच्छा होने लगे। तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाई को ये ध्यान देना है कि जो कटाई का काम करते हैं शाखाओं का, वो हम दिसंबर से जनवरी के माह में करते हैं। जो आपकी मुख्य शाखा होती है, आम का पेड़ अगर आप ध्यान करें तो एक मुख्य शाखा नीचे से आती है, उसके बाद उसमें दूसरी शाखाएं निकली होती हैं। तो उन दूसरी शाखाओं को काटना है आपको और उन दूसरी शाखाओं को मुख्य शाखा के ऊपर लगभग 1 से 1.5 मीटर के करीब लंबाई रखते हुए बाकी पोर्शन को काट के निकाल दिया जाता है। तो इसको कटाई हेतु आरी का प्रयोग कर सकते हैं या स्वचालित आरी आती हैं कुछ, उसका प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठंड के टाइम में इसकी कटाई करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बीमारी फैलने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप देखें कि कटाई का काम जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में हो जाना चाहिए। और कटाई करते समय किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए कि जब जिस पर्टिकुलर शाखा को काटने जा रहे हैं तो ऊपर से काटने के पहले उस शाखा को नीचे की तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा काट लेना चाहिए, फिर ऊपर से आरी चलाना चाहिए ताकि उसकी शाखाएं फटे ना। अदरवाइज अगर ऊपर से आप केवल काटना शुरू करेंगे तो आधे तक जब तक काट के पहुंचेंगे वो शाखा फट के नीचे गिर जाती है और फिर वो नुकसान होता है। तो इस तरह से आप दिसंबर और जनवरी के माह में अपने शाखाओं की कटाई कर सकते हैं। कटाई उपरांत यह बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि पौधों में थोड़ा खाद और उर्वरक भी डाल दें। तो नीचे साफ सफाई करने के बाद जो आपका 15 जनवरी के बाद जनवरी लास्ट वीक में साफ सफाई करवाइए, उसमें गोबर की खाद मिक्स करवा दीजिए 50 से 60 किलो, और फिर उसमें जो आपका 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास के हिसाब से जो आपका यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास बनता है, उसको भी उसमें डाल दें ताकि उसमें अच्छे ग्रोथ आ सके। किसान भाइयों, इन तत्वों की पूर्ति के लिए 2.5 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। यूरिया की आधी और अन्य उर्वरकों का प्रयोग जनवरी के अंत में या फरवरी माह में करें और आधी यूरिया का प्रयोग जून के अंतिम सप्ताह में करें और जुलाई माह में प्रति वृक्ष 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। अब आप देखेंगे कि जब आपने कटाई कर दिया जनवरी के माह में, तो फरवरी में तो नहीं, लेकिन मार्च के महीने में फिर इसमें नई कोपलें, उन मोटी मोटी शाखाओं पर नई कोपलें आनी शुरू होंगी। आप पीछे देख सकते हैं जिन शाखाओं में काटा गया है, जिन पेड़ों में काटा गया है, उसमें नई कोपलें आई हुई हैं। तो ये कोपलें जो है, जो शाखाएं प्ररोह जो आती हैं, वो बहुत ही बाहुल्यता से आती हैं, ज़्यादा संख्या में आती हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक मुख्य, जो मान लीजिए जो भी ब्रांच आप जिस पे कटिंग किए हैं, उस पे 5 से 6 शाखाएं जो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, उनको रख करके बाकी को काट देना चाहिए। तो इसके लिए हम बिरलीकरण का काम करते हैं। ये बिरलीकरण का काम जो है बरसात शुरू होने के पहले कर देना चाहिए। जैसे कटाई हो गई दिसंबर जनवरी के माह में, फिर मार्च में नई कोपलें आनी, नई प्ररोह आने शुरू होंगे, तो जून के महीने में, जून के लास्ट में और जुलाई में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा घनी शाखाएं हैं, उसको निकाल दीजिए और बाकी को जो कुछ मजबूत शाखाएं
5 से 6 जो हर मोटी मोटी शाखाओं पर निकली उनको रहने दीजिए। फिर इसके तदुपरांत आप एक स्प्रे जरूर करें, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, एक मोनोक्रोटोफास का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें, ताकि इसमें जो काटने वाले कीट पत्तियां खाने वाले हैं वो उनका प्रकोप ना हो। तो जो शाखाएं रह गई हैं फिर वो अच्छी तरह से डेवलप होती हैं। फिर आप देखेंगे कि सितंबर के महीने तक जाते जाते अगर आपको लग रहा है कि इसमें शाखाएं कुछ ज़्यादा हैं तो उसका भी विरलीकरण कर सकते हैं। विरलीकरण करने के उपरांत फिर आप इन पौधों को समय से पानी, खाद पानी जो भी है हर साल दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक जिस साल कटाई किया उसके दूसरे साल तो फल नहीं आएगा, लेकिन तीसरे साल से फिर ये फल देना शुरू कर देगा। और साथ ही साथ जो 2 साल का गैप होगा, किसान भाई के मन में होता है कि मेरा काफ़ी नुकसान होता है इससे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे जो मोटी मोटी शाखाएं निकलेंगी उसको आप इन शाखाओं को बेच सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। तो इस तरह से हम पुराने बागों का जीर्णोद्धार करके और उसमें फिर फल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब हम जो तीसरे साल से फल आता है पहले थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद शाखाएं इसकी बढ़ती चली जाएंगी, फिर ये आपके अगले 8-10 साल में इस तरह से इसमें शाखाएं अच्छी निकल जाएंगी कि फिर आपको लगेगा कि एकदम आम का पेड़ बिल्कुल जो हमने नया कोई पौधा लगाया और उससे जो इसका छत्र बना है, जो कैनापी बनी है, उस तरह की अच्छी कैनापी बन जाती है और उसमें बहुत अच्छा उपज होता है। तो आपका पेड़ बिल्कुल नया हो जाता है। इसके लिए नियम कानून है, यूनिवर्सिटी का हेल्प ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं, पंपलेट्स ले सकते हैं, क्योंकि समस्या कभी कभी आती है किसान भाई जब कटाई करते हैं तो कुछ लोकल लोग कह सकते हैं कि आम का पेड़ काट रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप विश्वविद्यालय को लेटर लिख करके इसमें एक आप इसका जवाब ले सकते हैं, आपको कोई लिटरेचर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और इस तरह से आप जो है अपने बागों का जीर्णोद्धार करा सकते हैं, जो कि नियम के अंतर्गत आता है और इससे आपको जीर्णोद्धार के उपरांत बहुत आपको लाभ भी आम के बगीचे से अच्छा मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला ग्वालियर के मनोज कुमार ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण एवं इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशु उत्पाद में यानी दुग्ध में हानि करने वाले एक प्रमुख रोगों में है। इससे दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है, दूध बिकने लायक नहीं रहता है एवं ये इन्फेक्शन पशु के एक थन से दूसरे थन में जाता रहता है और इससे अंत में पशु यदि उपचार न करवाया जाए तो पशु अनुत्पादक भी सिद्ध हो सकता है, यानी दूध देना बंद कर सकता है। थनैला रोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें थनों में थन के जो दुग्ध मिल्क सिक्रेटिंग टिश्यूज़ यानी कि दुग्ध उत्पादन करने वाले ऊतक होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, टीट कैनाल में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण थन में सूजन आती है। थन लाल रंग के होते हैं, सूजे हुए होते हैं, कड़े होते हैं, दर्द होता है, उनमें छूने पर दर्द होता है और जो दूध निकलता है वो पतला होता है, पानी जैसा हो सकता है, उसमें छीछड़े यानी फ्लैक्स और क्लॉट्स आ सकते हैं। को पहचान आप लोग पहचान लेते हैं। थन कड़ा होता है, सूजन होती है, लाल होता है कई मामलों में। पशु छूने ऐसे थनैला से पीड़ित पशु थन और ऐन छूने पर दर्द महसूस करता है, लात चलाता है। दूध जो निकलता है वो पानी जैसा होता है, उसमें छीछड़े यानी फ्लैक्स या क्लॉट्स हो सकते हैं। तो इस तरह तो इनको बाह्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, इसे कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट कहते हैं। इसके द्वारा जो दूध में सोमैटिक सेल काउंट बढ़ता है यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, वो भी ये टेस्ट किया जा सकता है। इस रोग के उपचार हेतु एंटीबायोटिक औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और थन में भी कुछ औषधियाँ यानी इंट्रामेमरी एंटीबायोटिक्स भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन थनैला का उपचार प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। अत्यंत घातक रोग है, इस रोग के इलाज में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, इस बीमारी का उपचार होम्योपैथ दवाओं से भी किया जा रहा है। इस दवा से कम लागत खर्च में पशु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप अपने नजदीकी किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से दवा ले सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए पशु को अच्छा पोषण दें, फर्श साफ सुथरा रखें, उसके आहार में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य मिनरल्स की भरपूर मात्रा होनी चाहिए ताकि पशु का रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। उसके जो बेडिंग है यानी कि जो फर्श है जहाँ पर बैठता है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए।
दोहने से पहले और दोहने के बाद आयोडीन स्प्रे का यदि प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे इन्फेक्शन को रोकने में इन्फेक्शन को होने से रोकने में मदद मिलती है। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, आयोडीन स्प्रे वगैरह भी आते हैं जो थन और बैक्टीरिया के बीच में एक बैरियर बना लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन रुकता है और पशु को थनैला रोग नहीं होने पाता। ये दूध निकालने में मिल्किंग मशीन का उपयोग हो रहा है तो मिल्किंग मशीन स्वच्छ साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि हाथ से दूध दुहा जा रहा है तो दूध दोहने वाले व्यक्ति को स्वच्छ रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। यह इन्फेक्शन अक्सर गंदे हाथों से, गंदी मिल्किंग मशीनों से होता है। कई मामलों में बछड़ों के मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे भी मैस्टाइटिस के केस देखे गए हैं। कुछ मामलों में हम लोगों ने ये भी देखा है कि जिन पशुओं की गर्भाशय में इन्फेक्शन होता है, यानी मैस्टाइटिस होती है, उनमें भी मैस्टाइटिस की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए अगर पशु की गर्भाशय में कोई समस्या महसूस हो रही है, वो मैस्टाइटिस वगैरह है, पायोमेट्रा है, बच्चेदानी से गर्भाशय से मवाद आ रहा है, तो उन मामलों का इलाज पहले ही करवा लिया जाए ताकि मैस्टाइटिस ना होने पाए। यह अत्यंत घातक रोग है, इसका बचाव ही इसका बेहतर उपाय है। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के बाग में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। बटेर पालन कम खर्च में अधिक आय का जरिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041925155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।